आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी। और वहाँ इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है? द फ्लो of charge in per unit time. The flow of charge in per unit time is known as electric current. यानी इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली जो पढ़ना है वो दो पढ़ना है, एक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है इंस्टेंटेनियस। पहला क्या पढ़ना है? एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, और सेकंड क्या पढ़ना है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। वन बाय वन डिस्कस करेंगे एवरेज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो बेसिकली एवरेज इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम, यानी टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? dq बाय dt। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? dq बाय dt। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। बेसिकली दो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, एक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो एम्पियर हो चुका है। अब एक डिस्कशन होता है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है। एक डिस्कशन चलता है इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि इधर से 2 एम्पियर करंट जा रहा है और इधर से 3 एम्पियर करंट जा रहा है और इनके बीच में एंगल 30 डिग्री है। तो इधर जो करंट जाएगा वो 2 + 3 5 एम्पियर जाएगा। यानी कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। सपोज करिए कि इधर से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, इधर से करंट आ रहा है 4 एम्पियर और इनके बीच में एंगल कितना है? 90। तो जो ये दोनों करंट मिलकर इधर जाएगा वो 7 एम्पियर जाएगा, 5 एम्पियर नहीं जाएगा। अगर ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता तो 5 एम्पियर जाता। क्यों? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 9 + 16 हो गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। बट यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 7 एम्पियर। इसका मतलब ये कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को करंट फॉलो नहीं करता है। तो फॉलो नहीं करने की वजह से जो करंट होता है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि अगर कहीं ऑप्शन में टेंसर दिखता है, अगर कहीं ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिख गया स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है और नॉन ऑफ दीज है, तो उसमें टेंसर क्वांटिटी कर लेंगे। उसके में क्या कर लेंगे? टेंसर क्वांटिटी। अदरवाइज टेंसर क्वांटिटी हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस से बाहर का है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या देना है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर टिक नहीं होगा। क्यों वेक्टर नहीं होगा? क्योंकि करंट जो होता है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अगर ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता तो इधर 5 एम्पियर जाता, लेकिन 5 एम्पियर ना जाकर इधर कितना निकला है? 7 एम्पियर निकला है। तो 7 एम्पियर निकला। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी।
और एक छोटा सा क्वेश्चन और भी आता है कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ए से बी के तरफ जा रहा है, यानी कि मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो वो बी टू ए हो जाता है। इफ एन इलेक्ट्रॉन moves inside the conductor from A to B, then the direction of conventional current, मतलब flow of direction of current, then the direction of conventional current is from B to A। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर A से B के तरफ जा रहा है, सपोज करिए कि ये कंडक्टर है, ये A है और ये B है। अगर इलेक्ट्रॉन A से B के तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो B से A के तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज जो पास करता है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? बी से ए हो जाएगा। ओके, ये सब हमको 10th में था सर। यस, तो इसमें ध्यान में रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी के तरफ मूव कर रहा है तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? बी से ए के तरफ हो जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। दो करंट पढ़े थे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। सपोज करो कि जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 1, कि जो चार्ज है वो ऐसे वेरी कर रहा है, जो चार्ज है वो ऐसे वेरी कर रहा है, Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट बताना है, फाइंड I एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब किसी पार्टिकुलर टाइम पर बोल दिया गया कि कितने में फाइंड आउट करना है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो जब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड आउट करना है तो यहां पर हम इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करेंगे। कौन सा फाइंड आउट करेंगे? इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? dq बाई dt, यानी कि ये जो चार्ज दिया है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 2t, और प्लस t का डिफरेंशिएशन 1, यानी I का एक्सप्रेशन आ गया कितना? 2t प्लस 1। तो कितने पे करंट चाहिए था? 2 सेकेंड पे चाहिए था। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट का जो वैल्यू होगा 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 2 4 प्लस 1, दैट इज 5 एम्पियर। एक कोई कंडक्टर है, उसके अंदर चार्ज ऐसे वेरी कर रहा था टी स्क्वायर प्लस टी के अकॉर्डिंग। तो हमें करंट पता करना था t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? dq बाई dt, क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर टाइम पर पूछ दिया गया। तो जब पार्टिकुलर टाइम की बात होती है तो इंस्टेंटेनियस की बात होती है, और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? dq बाई dt। तो ये हो गया टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और t का डिफरेंशिएशन 1। तो I इज इक्वल टू हो गया 2t प्लस 1, और t का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 2 सेकेंड पुट कर देंगे, तो हमारा करंट आ गया 5 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है। इसके दो पार्ट है। पहला है कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी कि हमें बताना है इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू, एक t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे और दूसरा बताना है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो बताना है कि फाइंड द एवरेज इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। दो पार्ट है। पहला पार्ट में इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट बताना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, और दूसरे पार्ट में एवरेज इलेक्ट्रिक करंट बताना है। तो आइए पहले क्या करते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है?
dq by dt। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? dq by dt। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 हो जाएगा, और 1 हमारा कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। खैर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिख भी सकते हो 2t plus 2। अब कितने पे करंट चाहिए? t is equal to 1 सेकेंड पे। तो एट t equal to 1 पे 2 into 1 plus 2, तो 2 plus 2 that is 4 एम्पियर। और एट कितने पे चाहिए? t equal to 3 पे, तो 2 into 3 plus 2, 2 3 जा 6, 6 plus 2 8 एम्पियर हो गया। यानी कि जब किसी पार्टिकुलर टाइम पर पूछा गया तो इंस्टेंटेनियस पूछा गया है, तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सिंपल Q को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ गया 2t प्लस 2 प्लस 0। 0 इसीलिए आया क्योंकि ये 1 कांस्टेंट नंबर है, तो 2t प्लस 2 यानी ये आ गया। अब जितना पर चाहिए, t इक्वल टू 1 पे चाहिए तो t का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, t इक्वल टू 3 पे चाहिए तो t का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, और जो हमारा आएगा फाइनल वो हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया था कि एवरेज करंट बताना है बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3, यानी 1 से लेकर 3 के बीच में एवरेज करंट कितना होगा। तो जब एवरेज की बात आएगी तो सबसे पहले एट t इक्वल टू 1 पे चार्ज निकाल लेंगे कि कितना चार्ज है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4 एम्पियर। अब एट t इक्वल टू 3 पे तो चार्ज कितना होगा, यहाँ एम्पियर नहीं कूलम, और t इक्वल टू 3 पे चार्ज कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 प्लस 1 9 6 15 और प्लस 1 16 कूलम। तो अब टोटल चार्ज कितना होगा Q, t is equal to 1 minus Q, 3 minus t is equal to 1। तो यहाँ कितना था 16 था, और यहाँ कितना था 4, दैट इज टोटल चार्ज आ गया 12 कूलम। और टोटल टाइम कितना हो गया 3 minus 1 दैट इज 2 सेकेंड। अब एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया 12, और टोटल टाइम कितना हो गया 2 दैट इज 6 एम्पियर। यानी एवरेज करंट का वैल्यू आ गया 6 एम्पियर। पहले क्या करेंगे कि t इज इक्वल टू 1 पे निकाल लेंगे, फिर t इज इक्वल टू 3 पे निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और टोटल टाइम से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 1 से 3, यानी कि 3 माइनस 1 दैट इज 2 सेकेंड टोटल टाइम लगा है, और 2 सेकेंड में टोटल कितना चार्ज फ्लो किया है वो निकाल लिए, और टोटल चार्ज को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए, तो हमारा एवरेज करंट फाइंड आउट हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्मूला करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकें। जैसा कि हमें पता है कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, और इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टाइम। तो साथ ही साथ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे Q इज इक्वल टू NE भी होता है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है कंडक्टर के अंदर, और E का वैल्यू तो सबको पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू NE, कंजर्वेशन से पहले जो क्वांटाइजेशन टॉपिक पढ़ाए थे उसमें था कि Q इज इक्वल टू NE, तो चार्ज की जगह पे N इंटू E बाई T, यानी कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ गया NE बाई T। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि इफ 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग inside a conductor in 10 seconds, find the electric current, find the electric current
जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इनसाइड अ कंडक्टर इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू n इंटू ई बाई टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है कितना दिया हुआ है 10 का पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अपॉन 10। तो यहाँ -19 है और यहाँ 20 है, तो 10 इंटू 1.6 अपॉन 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1.6 एम्पियर। यहाँ पर टोटल चार्ज नहीं दिया था, यहाँ पर क्या दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू NE, उसका यूज किए और हमें टोटल चार्ज पता चल गया और टोटल चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दिए तो हमें मिल गया करंट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अच्छा चैप्टर है, समझने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स इससे ज्यादा बनते हैं, बट है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब मैं बात कर रहा हूं, सपोज करो कि एक ऑर्बिट है जिसका रेडियस r है, क्लास 10th में आपने या 11th में भी पढ़ा होगा बोर्स ऑर्बिट, जिसका रेडियस क्या है r है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा वो तो पता ही है कि क्या सर, Q बाई टी होता है, यानी कि टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और टाइम एक कंप्लीट राउंड लगाने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 2 पाई आर बाई भी। क्यों, क्योंकि इस पूरे सर्कल का लेंथ जो होता है एक राउंड में वो होता है 2 पाई आर, और उसको जब वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो टाइम पता चल जाएगा। तो टाइम कितना हो गया, 2 पाई आर बाई भी, और चार्ज के जगह पे इलेक्ट्रॉन है तो E अपॉन 2 पाई आर बाई भी, तो I इज इक्वल टू आ गया EV अपॉन 2 पाई आर, और यहाँ पे जो V है ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोर्स ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो एक राउंड लगाने में, पूरा कंप्लीट एक राउंड लगाने में कितना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, उसके लिए यह फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो चार्ज के जगह पे क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू E पुट कर दिए। अब एक राउंड लगाने में, कंप्लीट एक राउंड लगाने में जो टाइम पीरियड लगता है वो लगता है 2 पाई आर अपॉन भी, और यहाँ पर टी के जगह पे मैंने वो वैल्यू पुट कर दिया, तो ये भी क्या चला गया, यहाँ पर चला गया, और ये हो गया EV अपॉन 2 पाई आर, जिसमें वेलोसिटी आपको दिया रहेगा, रेडियस आपको दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता है, और पाई का वैल्यू भी आपको पता है। पुट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट ऐसे केस में इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर with velocity 4 into 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और वेलोसिटी भी दिया हुआ है 4 into 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी अपने देखा कि I इज इक्वल टू ई भी अपॉन 2 पाई आर। E का वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1E, तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। वेलोसिटी कितना है, 4 इंटू 10 का पावर 6, 2 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10 का पावर कितना, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मीटर। यानी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपने पुट कर दिया 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, वेलोसिटी का वैल्यू आपने पुट कर दिया 4 इंटू 10 का पावर 6,
2 का वैल्यू 2 ही होगा, पाई का वैल्यू आपने पुट कर दिया 3.14 और रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो ये कट के आंसर आपका आ जाएगा 1.02 इंटू 10 का पावर -12 एम्पियर। आप कैलकुलेट वैसे भी कर सकते हो, ये -19 है तो -19 में से 6 को माइनस करेंगे तो -13 हो जाएगा और -13 में से ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा तो -11 होगा। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कट के आ जाएगा 1.02 इंटू 10 का पावर -12 एम्पियर। क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था जो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा था, उस ऑर्बिट का रेडियस दिया है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो आपको याद ही है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। सारे वैल्यू को फॉर्मूला में पुट किया गया और हमारा करंट आ गया 1.02 इंटू 10 का पावर -12 एम्पियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक रिंग है और उस रिंग पे टोटल चार्ज Q दिया हुआ है और उसको लीनियर वेलोसिटी नहीं एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराया जाए। सपोज करिए कि आपके पास, अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक रिंग है जिस पे टोटल चार्ज आपने Q दे रखा है, ये क्वेश्चन है, ये टोटल चार्ज आपने Q इस पे दे रखा है, यानी कि पूरे रिंग पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको आपने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया हुआ है, यानी कि ये अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इस रिंग के रोटेट करने से इस रिंग में करंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है? Q है। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो एक रोटेशन में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 2 पाई बाई ओमेगा। यानी कि जब किसी बॉडी को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराया जाता है तो उसका एक कंप्लीट राउंड लगाने में, एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम पीरियड लगता है वो लगता है 2 पाई बाई ओमेगा। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई टी। तो चार्ज यहाँ पर Q है ही और टाइम कितना हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये ओमेगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि एक रिंग है जिस पे टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया गया। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना जनरेट होगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला है I = Q अपॉन T। तो Q तो Q ही है क्योंकि पूरा चार्ज इस पे Q डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक राउंड लगाने में जो टाइम पीरियड लगता है वो कितना लगता है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा T के जगह पे पुट कर देंगे तो अगले स्टेप में ओमेगा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा इंटू Q अपॉन 2 पाई। तो दैट इज द ऑप्शन। ये आपके नीट में भी आया हुआ है और हाल फिलहाल में जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है जिसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्वेश्चन आएगा, उसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ज Q है, पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या किया गया है? रोटेट कराया जा रहा है। तो एक राउंड लगाने में उस पे जो करंट आएगा वो इतना आएगा। जैसा कि हमने पढ़ा था I = Q अपॉन T होता है, यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन T इंटू Q। I = क्या होता है? Q अपॉन T। तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 अपॉन T इंटू Q। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। क्यों? हम लोग पढ़े आए हैं फ्रीक्वेंसी = क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। I = क्या होता है? Q बाई T। तो 1 बाई T को बाहर कर लिए और इंटू Q कर लिए तो 1 बाई T को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक करंट का ये बेसिक फॉर्मूला। ये भी ध्यान रखना है कि अगर दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन मेक्स इतना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इट मींस कि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर दिया हुआ है तो सीधे फ्रीक्वेंसी को चार्ज से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन मेक्स
0.6 इंटू 10 का पावर 16 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड्स फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू क्यू। अब यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो Q इज इक्वल टू E यूज करेंगे सिंपल। फ्रीक्वेंसी कितना है 0.6 इंटू 10 का पावर 16 और इसका वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.96 आएगा और ये +16 है और ये -19 है तो -3 एम्पियर, या इसको आप 0.96 इंटू 10 का पावर -3 को मिली लिख सकते हो, मिली एम्पियर भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी दिया है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो Q इज इक्वल टू N होता है। तो N का वैल्यू 1 ले लिए तो Q इज इक्वल टू आ गया E और ये हमारा डिस्कशन हो गया।